नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम राइज छत्तीसगढ़ चैप्टर में। आप सभी के साथ मैं हूं सोनाली सिंह। राइज यानी कि उदय। ऐसा ही उदय हुआ था आज से करीब 25 साल पहले, एक ऐसे सूरज का जिसकी चमक पूरे हिंदुस्तान में आज फैल रही है और आने वाले वक्त में ये चमक और भी प्रकट होगी। 25 साल का छत्तीसगढ़ जो कि प्रगति के नए आयाम गढ़ रहा है। और आज इस मंच से, राजधानी रायपुर से हम बात करेंगे तरक्की और तर्कों की। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे और बात होगी उनसे, छत्तीसगढ़ किस तरीके से नई ऊंचाइयों को छू रहा है, छत्तीसगढ़ में किस तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, युवा कल्याण के क्षेत्र में, इसके अलावा पर्यटन के क्षेत्र में क्या कुछ विकास हो रहा है, क्या कुछ विकास हुआ है और आने वाले वक्त के लिए सरकार का विजन क्या है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे और छत्तीसगढ़ सरकार के नए मंत्रियों से हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अहम योगदान निभाने वाले दो खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हीं से हम इस चर्चा की शुरुआत भी करने वाले हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि मंच पर मेरी सहयोगी तृप्ति सोनी आ जाएं और वहीं मैं मंच पर स्वागत करना चाहूँगी संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक पटेल जी का। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। और वहीं श्री दानी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राज मनहारे जी का भी मैं स्वागत करती हूँ। आप दोनों मंच पर आ जाइए और इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। जानते हैं कि आप लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में किस तरीके से योगदान दिया है और स्वास्थ्य को किस तरीके से और भी बेहतर आने वाले वक्त में किया जाएगा। तृप्ति, ओवर टू यू। शुक्रिया सोनाली, आप भी आइए और हम मिलकर चर्चा करें कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरीके से हमारे दोनों खास मेहमान अपना एक विज़न लेकर चल रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले तो राज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, दानी मल्टी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ऐसे तो छत्तीसगढ़ में अस्पताल काफ़ी हैं, लेकिन आपके यहाँ अलग क्या और सेवा कैसी है? धन्यवाद मैडम, मुझे एक मंच प्रोवाइड करने के लिए। मेरा हॉस्पिटल श्री दानी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक रायपुर के रूरल एरिया में स्थापित किया हूँ। मेरे घर के काफ़ी पास है। मैं चाहता था कि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ के आया हूँ। वहाँ का हमारा एक टैगलाइन चलता है, कम टू लर्न गो टू सर्व। मैं चाहता था कि जैसे ही मैं पढ़ के आया MBBS करने के बाद, या पहले भी देखता था कि मेरे जो एरिया है रायपुर ग्रामीण, उसमें उतनी चिकित्सा सुविधा उतनी बरकरार नहीं है। मैंने 7-8 हॉस्पिटल में काम किया, देखा कि काफ़ी लैग है हमारे एरिया में रायपुर ग्रामीण में। मेरे ही घर के लोग रायपुर आना पड़ता था, 12-1 बजे रात को रायपुर आके अपना ट्रीटमेंट कराना पड़ता था। कई बार ऐसा होता था कि डॉक्टर्स मिल रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं मिल रहा है। तो मेरे यहाँ एक था कि चलो हम डॉक्टर बन गए हैं तो क्यों ना हम अपने पॉपुलेशन को एक सर्व करें, आसपास के लोगों को एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज उच्च गुणवत्ता युक्त एक हॉस्पिटल या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें जो उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक रहे। बिल्कुल। डॉक्टर विवेक पटेल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, संजीवनी हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट हैं आप। संजीवनी हॉस्पिटल अलग क्यों है बाकी हॉस्पिटल से? वहाँ पर क्या कुछ आप स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं, वो बेहतर क्यों है? और खासकर कैंसर के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा योगदान है आपके हॉस्पिटल का। तो कैंसर में किस तरीके से जो मरीज़ आते हैं उन्हें किस तरीके से सुविधाएँ दी जाती हैं? क्या कुछ कैंसर को लेकर आप उन्हें जागरूक करते हैं? जी मैम, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। संजीवनी क्यों एक यूनिक जगह है? पहली बात तो कैंसर एक मरीज को नहीं होता। कैंसर सिर्फ एक बीमारी है जो उस मरीज को अफेक्ट करती है, लेकिन इमोशनली, फाइनेंशियली पूरा परिवार अफेक्ट होता है। संजीवनी में डायग्नोस्टिक जितने भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी ट्रीटमेंट मिलता है, जो भी पैथोलॉजिकल चीज़ें ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए लगती हैं, और जो भी इन सब से रिलेटेड न्यू एडवांसमेंट है, टेक्निकल चीज़ें हैं, चाहे रोबोट बोल लीजिए,
चाहे लेप्रोस्कोपी सिस्टम बोल लीजिए, MRI हो गया, CT स्कैन हो गया, रेडियोथेरेपी की मशीनें, कैंसर के क्षेत्र में आजकल जो नई चीज़ें का इस्तेमाल है जैसे सर्जरी में फ्रोजन सेक्शन, ये सभी चीज़ें एक ही छत के नीचे मिलती है। साथ ही हम न केवल मरीज को बल्कि उनके परिवार के लोगों को इमोशनली सपोर्ट दे पाते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं, कैंसर के संबंधित स्क्रीनिंग प्रोवाइड करते हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हमारा एक मरीज अपने आसपास के दूसरे कई मरीजों को लेके आता है, क्योंकि वो हमें अपने एक परिवार का हिस्सा समझ पाता है। इसलिए हम थोड़े अलग हैं दूसरे से। बिल्कुल, और नाम से ही स्पष्ट है संजीवनी, आप जीवन का वरदान देते हैं। तो कैंसर को लेकर लोगों में एक बड़ी धारणा ये है कि डरते काफ़ी हैं। कैंसर हो गया तो क्योर नहीं है, मतलब 90% केसेस में नहीं है, ऐसा लोगों की धारणा है। आप क्या कहेंगे कि आज कैंसर का इलाज कितना आसान है और कितना सुलभ है? जी देखिए, किसी भी बीमारी से, ना केवल कैंसर से डरना मरीजों का जायज़ है, क्योंकि इसके संबंध में उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं होती। लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से और जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं उनसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि किसी भी बीमारी से, साथ ही साथ कैंसर से डरे नहीं। जितनी जल्दी आप उसे पकड़ सकते हैं उतनी ही अर्ली स्टेज में हम उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जितना आप विलम्ब करेंगे उतना ही ज़्यादा मरीज को, पूरे परिवार को दिक्कतें होंगी और साथ में आपके डॉक्टर को और आपके हॉस्पिटल को भी कैंसर को पूरा ट्रीट करने में दिक्कतें होंगी। तो इसीलिए कैंसर के क्षेत्र में कहा जाता है, कैंसर से डरे नहीं, कैंसर को नज़रअंदाज करें नहीं। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से जागरूक अगर होंगे तो अगर आप में कुछ भी लक्षण है तो आप चेकअप करा सकते हैं और फिर उचित इलाज भी ले सकते हैं। डॉक्टर राज मनारे जी, मेरा सवाल ये होगा आपसे कि आजकल मेडिकल चेकअप्स काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए हैं, तो आपके हॉस्पिटल्स में ऐसी क्या सुविधाएं हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग आपके पास आ पाएँ, या फिर कम पैसे में लोगों का बेहतर इलाज हो पाए, सस्ती सुलभ जो इलाज की सुविधा है वो लोगों तक पहुंच पाए? ऐसा क्या कर रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैम हमारे हॉस्पिटल में कोशिश करते हैं कि जनरली गांव के पॉपुलेशन ऐसे है कि जब तक वो सीरियस नहीं होते तब तक हॉस्पिटल आते नहीं हैं। तो हम बेसिकली कोशिश करते हैं कि गांव-गांव एक कैंप लगाकर हम स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट चलाए, ताकि हमको जो भी प्राइमरी डिसीज़ है या बीपी है, शुगर है या कुछ सर्जिकल डिसीज़ है, वो प्राइमरी लेवल पे हमको पता चल जाए। जैसे सर ने अभी कैंसर के बारे में बात किया, कई बार हमें सिंपल सा डेंटल चेकअप का ही कैंप लगाते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे केसेस निकल जाते हैं कि ओरल कैंसर रहते हैं। जनरली लोग सोचते हैं कि नहीं ये तो सिंपल सा गठान है, लेकिन हम जब प्रॉपर वहाँ जाके फील्ड में चेकअप करते हैं तब पता चलता है कि उनको ओरल कैंसर है। ऐसे स्टेज में वही जब उनको जब भी ये हम हॉस्पिटल आते हैं तब वो जब एडवांस स्टेज में हो जाते हैं, जब उनका तकलीफ चालू होता है तभी वो हॉस्पिटल आते हैं। तो हम एक कोशिश करते हैं कि एक कैंप लगा के गाँव में एक प्राइमरी जो डायग्नोसिस है वो कर ले, प्रॉपर काउंसलिंग कर ले, पेशेंट को अर्ज करें कि आप हॉस्पिटल आइए, प्राइमरी चेकअप कराइए, ब्लड टेस्ट कराइए। सिंपल सी कैंसर की बात बताया, वैसे ही हमारे जैसे गांव में अब हम मेडिकल कैंप लगाते हैं। जैसे 1000 हम पॉपुलेशन देख रहे हैं एक गांव में, तो कम से कम 400 से 500 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको या तो डायबिटीज़ है या तो हाइपरटेंशन के मरीज़ है। वो तब हमारे पास आते हैं जब उनको जब एडवांस स्टेज हो जाता है। जैसे हाइपरटेंशन के पेशेंट ऐसे रहते हैं जब पैरालिसिस होते हैं तब आते हैं हमारे पास, या सीवियर हेडेक हो रहा है तब आए, या तो चेस्ट पेन हो रहा है तब आ रहा है। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। एक प्रॉपर एक प्रोजेक्ट चला के आसपास के हम अपने एरिया को स्क्रीनिंग करें। साथ ही जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं तो एक ओपीडी फीस काफ़ी नॉमिनल रखे हैं ताकि उनको पे करने में आसान हो। कई और जैसे अपनी स्वास्थ्य योजना है आयुष्मान कार्ड योजना से, तो उससे भी काफ़ी हद तक हमको सुविधा मिल जाती है कि जैसे पेशेंट आ रहे हैं इमरजेंसी में, हम पूछते हैं कि आपके पास राशन कार्ड है कि नहीं, आयुष्मान कार्ड है कि नहीं। तो अगर उनके पास रहता है, अगर नहीं भी रहता है तो हम उनका आयुष्मान कार्ड बनाते हैं और प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल, और स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को मिलनी चाहिए। और जैसा कि आप खुद भी बता रहे हैं कि आप पहले उन्हें अपना बनाते हैं, अपनेपन का एहसास कराते हैं और उसके बाद उनकी तकलीफ़ें, उनकी पीड़ा को जानते हैं। विवेक पटेल जी, मेरा सवाल आपसे होगा कि कैंसर को लेकर उतनी जागरूकता मेरे ख्याल से
पहले के मुकाबले अभी तो हो गई है। क्या ऐसी वजह आप मानते हैं कि कैंसर के मरीजों की संख्या अभी के वक्त में ज़्यादा बढ़ गई है पहले के मुकाबले? क्या लाइफस्टाइल में इतना जो बदलाव हमारे आ रहा है वो एक अहम वजह है या फिर कुछ और? जी, कैंसर का जो हमारी भाषा में हम यूज़ करते हैं कि अब एक एपिडेमिक हो गया है। इसके लिए बेसिकली मैं 4-5 मेन वजह मानता हूँ। पहले क्या था, इन्फेक्शियस डिसीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती थी। सामान्य भाषा में बताऊँ, डेंगू, मलेरिया, बुखार, टाइफॉइड, ये सब बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती थी। जब से लोगों का एक लेवल ऑफ सोशल राइज हुआ है, तब से ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये कम हुई हैं। और उनके कंपेयर में जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लाइफस्टाइल डिसीजेस जैसे कि कैंसर्स, ये बढ़ी हैं। तो एक कारण है कि लोगों का ध्यान इन्फेक्शियस डिसीज़ से नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ की तरफ आया है। दूसरा, एजुकेशन बढ़ी है और साथ ही साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा है। एजुकेशन बढ़ने से लोगों को जागरूकता आई है। आज जैसे कि सोशल मीडिया है, टीवी चैनल्स है, न्यूज़पेपर्स हैं, तो हर लोग किसी ना किसी माध्यम से इनसे जुड़े हुए हैं। कुछ भी नहीं तो लोग मोबाइल चलाते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसमें 99% खबरें जो होती हैं जो मतलब हमारे यूज़ की नहीं होती, लेकिन 1% तो किसी न किसी तरीके से हमको अफेक्ट करती है, तो एक जागरूकता आ जाती है। तीसरा, हेल्थ फैसिलिटी भी बढ़ी है। अगर आप कंपेयर करें 1950 के भारत से आज के भारत में, जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था तब से रायपुर को मध्य प्रदेश के हिस्से से, अविभाजित मध्य प्रदेश से, और आज जब रायपुर है, जब छत्तीसगढ़ 20+ साल हो चुके हैं, तो हेल्थ फैसिलिटी में अभूतपूर्व बदलाव आया है। तो इस कारण से भी कैंसर ज़्यादा बढ़ रहा है। चौथा जो मैं एक कारण मानता हूँ, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, जो हेल्थ सर्विसेज का एक पार्ट है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इसलिए हम एक अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन सोनोग्राफी पेट का कराने जाते हैं और हमको एक किडनी कैंसर मिल जाता है। किसी को पता चल जाता है कि सिंपल पेट में दर्द है तो गर्भाशय में गांठ पता चल जाती है। तो बिना लक्षणों के भी आज की तारीख में हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं जो सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन लेके आते हैं कि हम कराने तो कुछ और किसी चीज़ के लिए जांच कराने गए थे, लेकिन हमें जांच में गठान पता चला है जो ये बता रहा है कि कैंसर है। तो ये 4-5 मेन कारण है। मैम बिल्कुल। विवेक पटेल जी, कैंसर को लेकर चूँकि हम बात कर रहे थे, कैंसर एक ऐसी बीमारी है, अभी भी अगर हम सुनते हैं कि हमारे परिवार में किसी को कैंसर हो गया हो या फिर हमारे जानने वाले में, हमारे लव्ड वंस में किसी को कैंसर हो गया हो, तो हम डर जाते हैं और वो कहीं ना कहीं वाजिब भी है। पहले के मुकाबले अभी की टेक्नोलॉजी में कितना बदलाव आया है? क्या कुछ मशीन्स अब इस्तेमाल किए जा रही हैं जिससे कैंसर को जल्द से जल्द ठीक किया जा सके? और इसके बारे में विस्तार से बताइएगा, क्योंकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए कि अब क्या कुछ एडवांसमेंट आया है कैंसर के इलाज में। जी, कैंसर के क्षेत्र में एडवांसेस को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है डायग्नोस्टिक एडवांसमेंट। आजकल पहले क्या होता था कि अलग अलग जांचों के लिए, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग स्कैन्स कराने पड़ते थे। एक ही पेशेंट पहली बार अल्ट्रासाउंड कराता था, उसके बाद सीटी स्कैन कराता था, फिर छाती का सीटी स्कैन कराने जाता था। तो आजकल क्या हो गया है कि एक पूरा कैंसर के क्षेत्र में, स्पेशली कैंसर में यूज़ होता है पेट स्कैन होता है, वो पूरी बॉडी का होता है। तो उसमें ना केवल उससे 2 सुविधाएं मिलती है। एक तो होल बॉडी सीटी स्कैन हो जाता है और जिस हिस्से में कैंसर होता है उस हिस्से में स्पेशली वो फोकस करता है। तो हमको ना केवल कैंसर के बारे में पता चल जाता है, साथ ही ये भी पता चल जाता है कि शरीर के किसी हिस्से में कैंसर फैला हुआ है। जैसे कि हम सिंपल मान लें यूट्राइन कैंसर है या ओवेरियन कैंसर है। अगर हमने पेट स्कैन कराया तो हमको ये पता चलता है कि यूट्राइन कैंसर है, उसका आसपास के शरीर के बाकी ऑर्गन से उनसे क्या रिलेशन है, वो लिवर में, लंग्स में, एब्डोमेन के दूसरे ऑर्गन्स में या शरीर के दूसरे हिस्से में जैसे ब्रेन्स में, बोन्स में फैला है कि नहीं। तो पेट स्कैन आज एक सिंगल शॉट इन्वेस्टिगेशंस है, ना केवल डायग्नोसिस के लिए बल्कि स्टेजिंग कैंसर के लिए। क्योंकि आम जनता हमारे पास आती है तो पहला सवाल पूछती है, क्या हमको कैंसर है? अगर कैंसर है तो बताइए डॉक्टर साहब कौन सा स्टेज का है, ठीक है। दूसरी, बायोप्सी। आज पहले क्या होता था कि बहुत सारी बीमारियों के लिए हमको निडल बायोप्सीज करनी पड़ती थी।
निडल बायोप्सीज जो होती थी वो ब्लाइंड बायोप्सीज होती थी, मतलब हम शरीर के अंदर देख नहीं सकते थे, लेकिन हमको एक अंदाजन बायोप्सी करना पड़ता था और कई बार वो नेगेटिव आता था। फिर मरीज को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भी वो बायोप्सी नेगेटिव आई। फिर अल्टीमेटली क्या होता था कि पेशेंट की बीमारी बढ़ती चली जाती थी, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता था, और वो फिर जब एडवांस पहुंच जाता था ऐसे स्टेज में, जब आप स्टेज 4 कैंसर है तो उस स्टेज में डायग्नोस होता था, तो फिर पेशेंट की भी कोई गलती नहीं होती थी। तो अब क्या हो चुका है, वो ब्लाइंड बायोप्सीज गाइडेड बायोप्सी में कन्वर्ट हो चुकी है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी, सीटी स्कैन, एमआरआई या पेट स्कैन बायोप्सी। तीसरा, उन केसेस में जिसमें हम ये बायोप्सीज नहीं कर पाते हैं उन पे अब हमारे पास लिक्विड बायोप्सीज आ गई है। मतलब हम सिंपल पेशेंट का ब्लड लेते हैं और ब्लड से ही हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो कैंसर पेशेंट को है या नहीं। फिर चौथा जो है वो है फैमिलियल कैंसर्स के केसेस में, या ऐसे कैंसर्स जो कि सामान्य एज की कंपेयर में जल्दी हो रहे हैं, अमूमन जैसे कि 40-45 की उम्र में होने वाले कैंसर्स, उनमें हम मॉलिक्यूलर स्टडीज़ कराते हैं ताकि ये पता करें कि जो कैंसर 50-60 साल की उम्र में सामान्यतया लोगों में आता है वो किसी पर्टिकुलर पेशेंट में क्यों 40 साल में 35 साल में आ गया, ताकि हम उस बीमारी के लिए जो ट्रीटमेंट है वो पर्सनलाइज कर सकें, उस कैंसर के हिसाब से कर सकें। अब आते हैं थेरेपेटिक के बेसिस में। जैसे कि मैं एक कैंसर सर्जन हूँ तो मैं आपको कैंसर सर्जरीज में जो एडवांसमेंट आया उसके बारे में ज़्यादा जागरूक कर पाऊँगा। पहले की तुलना में क्या होता था कि जो भी सर्जरीज होने वाली होती थी वो चीरा लगा के होती थी, मतलब ओपन सर्जरीज होती थी। ओपन सर्जरीज के भी बहुत सारे फ़ायदे थे, क्योंकि कैंसर सर्जन कैंसर बराबर तरीके से देख पाता था, उसको दूर दूर से निकाल पाता था और ये सुनिश्चित कर पाता था कोई कैंसर छूटा है या नहीं है। जैसे कि बंधुआ मजदूर होता था पुराने ज़माने में, तो आप समझ सकते हैं रोबोट एक सर्जन के लिए बंधुआ मजदूर है, वो वही कर सकता है जो कैंसर सर्जन ऑर्डर करता है, लेकिन एक अच्छे तरीके से। हमको क्या लगता है कि 4-5 असिस्टेंट लगते थे पहले लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करने या ओपन सर्जरी करने में, अब हम एक आध असिस्टेंट के कर सकते हैं और हम शरीर के उस हिस्से में भी पहुंच सकते हैं जिसमें पहुंचना पहले संभव नहीं हो पाता था, और हम ऐसी सर्जरी बिना शरीर के जो नसों को अफेक्ट करते हुए, ताकि इस कैंसर को पूरा निकाला जा सके और पेशेंट को कम से कम प्रॉब्लम हो, तो वो कर रहे हैं। मेडिकल और क्षेत्र में मैं उतना नहीं नॉलेज रखता, बट सर्जिकल जो कैंसर सर्जन क्षेत्र है उसके बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन आपने जो बताया है वो अद्भुत है कि राजधानी रायपुर में संजीवनी अस्पताल में इतनी एडवांस टेक्निक है, और आप जिस तरीके से बड़ी आसान भाषा में समझा रहे हैं कि सर्जरी हम ऐसे करते हैं और इतना कम हम ज़्यादा चीरा नहीं लगाते, तो काफ़ी एडवांस टेक्निक के साथ राजधानी रायपुर में इतना बड़ा अस्पताल है जहां आप हर प्रकार के कैंसर का इलाज करवा सकते हैं। मैं आपके माध्यम से आपके समस्त श्रोताओं को और पूरे छत्तीसगढ़ को भी ये बताना चाहता हूँ कि आज की क्षेत्र में मेडिकल क्षेत्र में जो भी सुविधाएं, मैं सर के साइड से भी बोल रहा हूँ, जो भी सुविधाएं रायपुर में अवेलेबल हैं और जो भी सुविधाएं मरीज को एक इलाज के लिए लगती हैं, उनको मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली जाते हैं या फिर फॉरेन का भी मैं बोलूं, तो वो सारी सुविधाएं आज की तारीख में रायपुर में भी अवेलेबल हैं। मैं स्पेसिफिकली अपने कैंसर के क्षेत्र में संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल में एक स्तन कैंसर के पेशेंट का वही इलाज होता है जो लंदन या न्यूयॉर्क या दिल्ली या मुंबई में हो सकता है। वहाँ जो फैसिलिटीज अवेलेबल है हमारे पास वो सारी फैसिलिटीज है। आप तो राजधानी में कर रहे हैं, राज जी तो दूरस्थ इलाकों में। राज जी, जी। बिल्कुल। और अंतिम सवाल होगा मेरा कि जिस तरीके से यहाँ पर चूँकि आप दुरुस्त इलाके में जाते हैं और वहाँ पर लोगों को जागरूक करते हैं, उन तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचते हैं, हम कई बार देखते हैं कि झोला छाप डॉक्टर्स उनके प्रति जो ग्रामीण हैं वो ज़्यादा झुकाव होता है उनका कहीं ना कहीं, क्योंकि एक तो ग्रामीण भोले भाले होते हैं, उन्हें प्रलोभन दे देते हैं, तो उनसे कैसे निपटते हैं और लोगों को जागरूक कैसे करते हैं? हमारी जो ग्रामीण पॉपुलेशन है, हम जितना सोचते हैं उतना एजुकेटेड नहीं रहते। उनको इमरजेंसी में सबसे पहले वही दिखते हैं कि गांव में एक डॉक्टर है, उनसे दिखा लेते हैं करके। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि उनसे ट्रीटमेंट कराना गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो ट्रीटमेंट करते हैं, जो करते हैं, जैसे मैं सिंपल, हम अभी प्राइमरी स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना,
कोई पेशेंट आया हमारे पास सिंपल जो माउथ का अल्सर लेके आया, उसी चीज़ को हम देख के हम एक प्रॉपर प्रोटोकॉल में उनका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन वो पेशेंट जाता है एक झोला छाप के पास, झोला छाप बोलता नहीं सिंपल अल्सर है, ठीक है ना, क्योंकि हम उसको पढ़े हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कैंसर है कि नॉन कैंसरस लेशन है, हमको उसके कैरेक्टरिस्टिक पता है क्या कौन से, और हमको लगता है कि अगर स्क्रीनिंग करना चाहिए प्राइमरी कैंसर, अगर प्राइमरी स्टेज में वो कैंसर को हम स्क्रीन कर लेंगे तो उनकी एक जो लंबी दूरियों के बाद हमारे पास आता है एडवांस स्टेज में, तो अगर प्राइमरी स्टेज में आ जाएगा तो उनकी हम प्रॉपर एक ट्रीटमेंट दे के, जो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी बोल रहे जैसे सर, मिनिमम चीरा दे के, मिनिमम उतना बड़ा हमको सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो वही केस हमारे पास एडवांस, मोस्टली केसेस अभी है कि एडवांस स्टेज में आते हैं, पूरा उनका जबड़ा निकालना पड़ रहा है, छाती से है उनका मांस निकाल के हमको जबड़ा बनाना पड़ रहा है, उस स्टेज तक ना पहुँचे। इसलिए ज़रूरी है कि हम गांव के पे जो भी पॉपुलेशन उनको एक एजुकेट करें, हमको जो भी प्रॉब्लम है उनके लिए प्रॉपर एक रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास जाइए, ट्रेन डॉक्टर के पास जाइए, ना कि आप किसी भी झोला छाप डॉक्टर वो होते हैं मोस्टली जो हमारे हॉस्पिटल में कोई वार्ड बॉय का काम कर रहे हैं, कोई झाड़ू पोछा का काम कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो हॉस्पिटल में एक ड्रेसर का काम करते थे और गांव में जाके वो डॉक्टर का साहब बन के बैठे हैं। तो एक कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर वो जो चीज़ें एक प्राइमरी स्टेज में आइडेंटिफाई हो सकती थी, वो स्टेज उनके पास घूम घूम के हमारे पास बाद में ऐसे आ रहा है कि एडवांस स्टेज में हमको सोचना पड़ा है। सिंपल से एक केस हिस्ट्री बताता हूँ कि एक केस आया कि मतलब उनका शोल्डर डिसलोकेट था, शोल्डर डिसलोकेट था उनको, भाई साहब झोला छाप डॉक्टर जो आजकल वैद्य भी होते हैं गाँव में, प्राइमरी ट्रीटमेंट कर रहे करके उनको नहीं, आजकल लोग बाग सोचते हैं कि नहीं गांव में ट्रीटमेंट करा लेते हैं, वैद्य सर्जरी नहीं कराएंगे, वैद्यराज के पास चले जाते हैं, उनके पास चले जाते हैं, तो किसी झोला छाप के पास चला गया जो ऐसे जड़ी बूटी बांध के उसको प्रॉपर बैठाते हैं। लेकिन वो क्या हुआ कि वो क्या जड़ी बूटी बांधा, उनका शोल्डर डिसलोकेशन तो ठीक हुआ नहीं, लेकिन जितने भी स्किन थे वहाँ पर पूरा नेक्रोस हो गया। अब पूरे शरीर में MRSA से रेजिस्टेंट करके एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, पूरे शरीर में उनका इन्फेक्शन हुआ, 4-5 बार उनकी सर्जरी करना पड़ा। अब लास्ट स्टेज ऐसा हुआ कि पेशेंट इतना ज़्यादा सेप्सिस में चला गया कि उनको बचाया नहीं जा सका, अल्टीमेटली वो एक्सपायर हो गया। तो ऐसे वही चीज, वही पेशेंट अगर प्राइमरी स्टेज में एक डॉक्टर के पास चले जाता, ऑर्थो स्पेशलिस्ट के पास, सिंपल सा 2 दिन का स्टे में वो शोल्डर डिसलोकेशन को एक ऑर्थो स्पेशलिस्ट ठीक कर देता है, ना उनको इतना गंदा स्टेजेस में गुजरना पड़ता और ना ही उनकी जान जाती। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूंगा आम पॉपुलेशन, ग्रामीण पॉपुलेशन को, अपने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको अपने आसपास के जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है, MD है, MS है, इनसे आप जाके डिस्कस कीजिए, ना कि आसपास के किसी वैद्यराज के पास या किसी झोला छाप डॉक्टर के पास। साथ में गवर्नमेंट को बोलना चाहूँगा कि एक स्ट्रिक्ट गांव घूम कर अपने ऑफिसर्स को भेजे और इन पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। थैंक यू। बिल्कुल, और उम्मीद है कि आपकी जो ये बात है वो लोगों तक पहुंचे, खासकर ग्रामीण तबके के लोगों तक पहुंचे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप दोनों ही बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हर एक लोग तक, हर एक जो व्यक्ति है जो अंतिम पंक्ति में भी है, उस तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँच पाए। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। ओवर टू यू तृप्ति। शुक्रिया सोनाली और शुक्रिया डॉक्टर राज एंड डॉक्टर विवेक। संजीवनी अस्पताल जो कैंसर की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है राजधानी रायपुर में और दूरस्थ इलाकों में इलाज कर रहे हैं, गांव-गांव तक जागरूक कर रहे हैं डॉक्टर राज अपने दानी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की तरफ से। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरीके से ये दोनों ही शख्सियतें काम कर रही है ये आपने जाना, और भी लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।